वो कोर्सेज हैं जो हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं। CISSP के अंदर हमने क्रिप्टोग्राफी पढ़ी और CCNA सिक्योरिटी के अंदर। मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, आप लोग अगर CCNA सिक्योरिटी की क्रिप्टोग्राफी जो मैंने पढ़ाई हुई है अगर वो पढ़ लें तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, जो CCNA साइबर ऑप्स में डिस्कस नहीं किया हुआ। और अगर आप CISSP कर लें तो आप जी गुरु हो जाएंगे क्रिप्टोग्राफी के। आज मैं जो सा ना क्रिप्टोग्राफी को वहां से निकाल के किसी और जगह इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो कैचअप करने के लिए क्विकली थोड़ी सी कैची स्लाइड बनाई क्योंकि मैं थोड़ा बोर फील कर रहा था इस वजह से। तो अभी तक हमें क्या पता है, वी नो बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। हमें पता है राउटर क्या है, हमें स्विच का पता है, हमें हब का पता है, हमें नेट का पता है, हमें पैट का पता है, IPv6 का पता है, ठीक है। फिर हमें OSI लेयर मॉडल का पता है, TCP/IP लेयर मॉडल का पता है, 4 लेयर 7 लेयर्स के साथ। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैकेट के, पैकेट क्या है, डाटा क्या है, सेगमेंट क्या है, पैकेट क्या है और फ्रेम्स क्या है, ठीक है। और फिर हमें TCP और UDP का पता है और TCP की हैंडशेकिंग का अंदाजा है, UDP कनेक्शन, लेस कनेक्शन ओरिएंटेड सारी कम्युनिकेशन का हमें अंदाजा है। आपको पता है कि को TCP के किस्म के अटैक कौन से होते हैं, UDP बेस्ड अटैक कौन से होते हैं, डॉस और DDoS में क्या फर्क है। आपको पता है इन अटैक को करने के लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं, ठीक है। DSCP क्या है, DSCP स्टारवेशन अटैक कैसे होता है, मैन इन द मिडल की क्या स्टोरी है। फिर आपको अटैक, अटैक सरफेस का, और फिर TTPs जो टेक्निक्स और प्रोसीजर्स जो हैकर्स यूज करते हैं, ठीक है ना। टैक्टिक टेक्निक्स। अच्छा, अब क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो है हमें बेसिक 5000 फुट व्यू पे अगर आपको पता हो तो आपको कहा जाए एक प्लेन टेक्स्ट है, उसको उसको एक एल्गोरिदम से गुजारा जाता है और हमें साइफर टेक्स्ट मिल जाता है। आज हम देख लेंगे वो क्या होता है। अटैकिंग द एल्गोरिदम इटसेल्फ, ठीक है, कि क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिदम को अटैक करते हैं। फाइंड द वीकनेसेस, हार्ट ब्लीड जिसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है। ओपन SSL जो सा है एक हार्ड लाइब्रेरी थी जिसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी थी जिसकी वजह से क्या होता था कि जो हैकर है वो उसको हार्ट ब्लीड रिक्वेस्ट भेजता था और जो उसके पास मेमोरी में इंफॉर्मेशन पड़ी होती थी, जिसने लोड की हुई होती थी, वो निकाल लेता था। तो सॉर्ट ऑफ प्राइवेट डाटा जो सा लीक आउट हो जाता था। अब बीइंग अ साइबर ऑप गाय, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी ये है कि जब भी कोई वल्नरेबिलिटी आती है तो मोस्टली आपके जिम्मे कोई एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लग सकती है कि जाओ यार जाके ये चेक करो कि ये वल्नरेबिलिटी क्या है, किस किस्म की है। तो बीइंग अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो सा है या बीइंग सिक्योर सॉक एनालिस्ट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्सर दफा CVE माइटर यानी कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट जो सी वेबसाइट है उसके ऊपर जाने की है। कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट जो सी है ना वो आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देता है। यानी अगर किसी कंपनी ने कोई वल्नरेबिलिटी निकाली, अपने कोड में पता चली थ्रू अ बाउंटी हंटिंग प्रोग्राम और जो भी ड्रामेबाजी हो सकती है, उसके जरिए उन्हें पता चला कि यार ये तो वल्नरेबिलिटी आ गई आज, उस वल्नरेबिलिटी को कंपनी जो है ना एक CVE कोड दे देती है, ठीक है। तो टोटली जो इसके अंदर अभी इस टाइम पड़ी हुई है, हर कंपनी इसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं है, वो लाइक 96,000 वल्नरेबिलिटी CVE एंट्रीज पड़ी हुई है, ठीक है। और ये जो है टोटल CNEs, ठीक है, कि कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर्स एक्सप्लॉइट्स मैंने यूज किया हुआ है मेरे ख्याल में। CVE आइडेंटिफायर्स जो से हैं उसके लिए बहुत सारी कंपनीज ऐड हैं, ठीक है। एयरबस है, अलीबाबा है, ठीक है। इसी तरह एप्पल है, ठीक है, एप्पल यूज करती है इन्हें, ठीक है। और अगर आपको किसी बंदे को कोई एप्पल को नोटिफाई करना है तो ये CNA कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो से है सॉर्ट ऑफ आई वुड से CVE नंबरिंग अथॉरिटीज हैं, ठीक है। और ये तकरीबन दुनिया की तमाम फेमस कंपनीज जो सी हैं इसके अंदर आती है। अब हमने सबसे पहले आप ये पूछ रहे होंगे सिस्को है इसके अंदर, तो डेफिनेटली सिस्को है, ठीक है। अगर आपने सिस्को के सिक्योरिटी पेज पे जाना तो यहाँ से आप सिस्को के सिक्योरिटी पेज पे जा सकते हैं कि सिस्को के अगर किसी प्रोडक्ट में वल्नरेबिलिटी है तो आप सिस्को को नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पेजेस हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए। अगर आपके पास ड्रूपल जाना है तो आप ड्रूपल जा सकते हैं, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल में मोस्ट कॉमन वल्नरेबिलिटी वाली कंपनी जो वर्डप्रेस है जिसके साथ मेरा बड़ा फटा है वो भी है या नहीं, नहीं है, ठीक है। वो वर्डप्रेस ने अपनी डेटाबेस बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे दुनिया में जितनी वल्नरेबिलिटीज हैं 14 कंट्रीज के अंदर ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। डाटा फीड्स भी आप इनके पास से ले सकते हो। अगर आपने कोई CVE सर्च करनी है तो यहाँ पे सर्च CVE लिस्ट भी आती है, ठीक है। और हार्ट ब्लीड के लिए जब हार्ट ब्लीड बनाई गई, आइडेंटिफाई की बनाई गई जब आइडेंटिफाई की गई तो 2014 में 160 नंबर वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। तो अगर आप ये यहाँ पे वापस जाएं और यहाँ पे सिर्फ लिख के एंटर कर दे तो ये आपको 214.0160 थी मिल गई, ठीक है। DTLS और TLS टाइप ऑफ इंक्रिप्शन है। ओपन SSL दिस और ब्ला 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 हैंडल हार्ट ब्लीड एक्सपेंशन एक्सटेंशन पैकेज विच अलाउ रिमोट
attackers to obtain a sensitive information from process memory। हमें पता था ये मेमोरी के साथ से इसका मसला है कि मेमोरी के अंदर जो पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके लिए आपको एक क्राफ्टेड पैकेट भेजना पड़ता है। मेटा एक्सप्लॉइट में इसकी किट पड़ी हुई है, ये जी मेटा एक्सप्लॉइट का वो सिग्नेचर सेट है। अगर आप काली लिनक्स पे काम कर रहे हैं, हम पेन टेस्टिंग नहीं पढ़ रहे, तो ये जो है आप सिग्नेचर को यूज करते हुए मेमोरी एक्सप्लॉइट कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। हल्का अगर आप लोगों को बेसिक प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा अंदाजा है, बीइंग अ सिक्योरिटी एनालिस्ट आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर हो रहे हैं, ठीक है। पीएचपी का या सी प्लस प्लस का जो उर्दू आईटी पे कोर्स पढ़ा हुआ है, दैट वुड बी गुड एनफ टू गिव यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग। लूप क्या होते हैं, डेफ का फंक्शन क्या है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो एनीवे और उसके बाद जौन से हैं ये यहाँ पे मैं एक वर्डिंग लिखी होती है, डिस्क्लेमर में रिफ्लेक्ट सीवीई नॉट नेसेसरी इंडिकेट कि ये जिस दिन डिस्कवर हुई है, ठीक है, ये जिस दिन इसको नंबर एलोकेट हुआ है ये उस दिन की बात है, ठीक है। तो ये सीवीई की डिटेल आपको ये यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनीज की बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारी डिफरेंट लोकेशन से मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज है कि वल्नरेबिलिटी की सिविरिटी कितनी है, ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में वो सीसीएनए साइबर ऑप का पार्ट 2 है। बहरहाल इधर आपको बताने का मतलब ये है कि कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर का कोड क्या है, नंबर क्या है। जब भी किसी कंपनी को के अंदर कोई भी मसला होता है तो वो वल्नरेबिलिटी के कोड दे देती है जिसे यूनिकली लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो सा है ये एक डिक्शनरी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में मुझे 2018 मेरे ख्याल में अगर मैं लिख के सर्च करूं, ये 2018 की तमाम वल्नरेबिलिटी हैं, ठीक है। अच्छा, वापस चलते हैं। तो वो टीएलएस को लेवरेज करता था, वो जो ये जो वल्नरेबिलिटी थी। तो इसी तरह जो सा है हैकर जो से हैं बहुत सारी क्रिप्टोग्राफी की या इंक्रिप्शन की जो चीजें हैं उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, ना कि इंक्रिप्शन ब्रेक करने की कोशिश करते, वीकनेसेस फाइंड करने की कोशिश करते, जहां हैंडशेक हो रहा है, जहां सिक्योरिटी कोड डिस्कस हो रहा है। यूज हैकर्स कहाँ यूज करता है क्रिप्टोग्राफी, हैकर कहाँ यूज करता है, कमांड एंड कंट्रोल की ट्रैफिक जा रही है, ठीक है, उसने आया। अब यहाँ तक आपको कमांड एंड कंट्रोल का पता है, ठीक है। कमांड एंड कंट्रोल C2 या कमांड एंड कंट्रोल ये आपके तमाम डिवाइसेज हैं जो कंप्रोमाइज करती हैं, ठीक है। हम एक कॉमन अटैक देखेंगे भी, ठीक है। और ये आपकी फायरवॉल है और यहाँ से ये सारा डाटा जा रहा है, ठीक है। अब हैकर क्या कर रहा है, हैकर ये सारी इंफॉर्मेशन से फॉर एग्जांपल अभी पिछले दिनों एक न्यूज आई हुई थी कि जो चाइनीज कीबोर्ड है उनके अंदर की लॉगर लगा हुआ है। अब उसने किस तरह पता किया, उसने जब वो अपने पीसी से की लॉग्स की इंफॉर्मेशन वायरशार्क में कैप्चर की तो वो सारी की सारी प्लेन टेक्स्ट में एचटीटीपी की पोर्ट पे जा रही थी सारी की लॉग्स, ठीक है। तो हैकर जो स्मार्ट हैकर होता है वो एक्चुअली उस ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करके भेज रहा होता है। अब जब वो इनक्रिप्ट करके भेज रहा होता है तो फायरवॉल पे आप देख रहे होते हैं कि ट्रैफिक जा रही है और वो टीएलएस टाइप की ट्रैफिक है, आप अब उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें बहुत सारे लोग इस पे आर्ग्यूमेंट करते हैं यार जो फायरवॉल डिक्रिप्शन करती है, हाँ फायरवॉल डिक्रिप्शन जो करती है वो एक हद तक काम करती है, वो फर्दर उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकती अगर हैकर अपनी ही प्राइवेट कीज लेकर आ रहा है, वो नॉर्मली डिजिटल सर्टिफिकेट दिखा देते हैं। बहरहाल इस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन, इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन हो सकती है, बल्कि लेक्चर बन सकता है। तो कमांड एंड कंट्रोल की जो ट्रैफिक है वो इंक्रिप्टेड है और फायरवॉल जो सी है उसको एसएसएल डिक्रिप्ट नहीं कर सकती, ठीक है। वो एसएसएल डिक्रिप्शन एक सेपरेट डिस्कशन है, फायरवॉल से रिलेटेड कोई आर्ग्यू कर सकता है आपके साथ, मगर उसको अभी हम टच नहीं कर रहे। अच्छा, इनवैलिड सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, ठीक है, कि भाई सर्टिफिकेट जो से इनवैलिड कर दिए और HTTPS की जो वेबसाइट है जब आप उस पर जाते हैं तो इनवैलिड सर्टिफिकेट होता है या आउटडेटेड सर्टिफिकेट होता है। शो ट्रस्टेड सर्टिफिकेट एंड अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट। अच्छा, ये मैंने एक पॉइंट लिखा था अपने लिए कि मैं आपको दिखा सकूं कि अगर आपने अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर जाना हो तो क्रोम ब्राउजर के अंदर बहुत सारे आपके पास या किसी भी ब्राउजर के अंदर आप जाते हैं तो बहुत सारे आपके पास वो पड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसको आपका ब्राउजर ट्रस्ट या अनट्रस्ट कर रहा होता है, ठीक है। किधर होगा उसके, मैनेज सर्टिफिकेट्स, ठीक है। ये आपके सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। ये एक्चुअली मेरी कंपनी का सर्टिफिकेट है जो मुझे मिला हुआ है, ठीक है, ये मैं दिखाऊंगा नहीं आपको। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, ये तमाम वो कंपनीज हैं जिनके सर्टिफिकेट्स मेरे ब्राउजर के अंदर लोड हुए हुए हैं, ठीक है। और ये ट्रस्टेड सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये देखो मुझे GoDaddy ने दिया हुआ है ये सर्टिफिकेट। GoDaddy ने मुझे नहीं दिया हुआ, ये GoDaddy अगर किसी को भी साइन करेगा तो इसके पास एक लिस्ट होगी इसकी। किस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप जा रहे हैं और पुलिस ने आपको रोका और उसने कहा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ अपना, आपने ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया, उसके पास एक फोल्डर है उसके अंदर तमाम ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटीज की स्टैंपों की कॉपियां पड़ी हुई हैं। वो स्टैंप देखेगा और अपने पास उसको कंपेयर करेगा, कहेगा हाँ ये वैलिड वैलिड
ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, ये पासपोर्ट पे जो इंटरनेशनल बार कोड नंबर्स लगे अब, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट किस किस्म के काम कर सकता है, इसको क्या अथॉरिटीज हासिल है, वो सारा कुछ इसमें लिखा होता है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट्स है। रूट सर्टिफिकेट्स, रूट सर्टिफिकेट जो मास्टर रूट सर्टिफिकेट्स जो कंपनीज हैं उनके ये सर्टिफिकेट्स हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप मेरा एमसीएसए का जो पुराना डिजिटल सर्टिफिकेट्स का लेक्चर सुने या पढ़ के आए हैं, या सीसीएनए सिक्योरिटी के अंदर हमने डिजिटल सर्टिफिकेट डिस्कस किया, तो हमने उसके अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटीज डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट अथॉरिटीज एक कंपनीज होती हैं, जिस तरह हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है यूके के अंदर जो से डीवीएलए होता है, पाकिस्तान में जो भी लाइसेंसिंग, इंडिया में जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, यूएई में या मिडिल ईस्ट में जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वो आपको एक लाइसेंस दे देती है। जब पुलिस के पास जाती है तो पुलिस आइडेंटिफाई कर सकती है उस सर्टिफिकेट को, ठीक है। तो ये एक सर्टन टाइप की कोई कंपनी है, ठीक है। ये ट्रस्टेड पब्लिशर है और अनट्रस्टेड पब्लिशर। अनट्रस्टेड देखने वाले हैं इंटरेस्टिंग, ठीक है। डिजीनोर का आपको याद हो कि काफी अर्सा पहले जो सा 2012-13 या 11-12 की बात है, जब ये इनके सर्टिफिकेट फाइंड आउट हुए थे, हैज बीन रिवोक बाय सर्टिफिकेट अथॉरिटी। सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने कहा कि हमने जो ये इशू किए थे, ये किसी ने हमसे चोरी कर लिया और उसकी वजह से जो सा है ये अब अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट वाज रिवोक बाय सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट्स की थोड़ी सी हल्की सी बात या डिस्कशन हुई है कि ट्रस्टेड सर्टिफिकेट कौन से हैं और अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स कौन से हैं, ठीक है। अगर आप किसी सर्टिफिकेट को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे व्यू करके आप देख सकते हैं। अगर आप किसी सर्टिफिकेट को रिमूव करना चाहते हैं, आप रिमूव भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता ये यहाँ पे रिमूविंग की वो देगा या नहीं। आप किसी सर्टिफिकेट को कहते हैं कि यार ये सर्टिफिकेट क्लाइंट ऑथेंटिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, आप उसके पर्पस या एक्शन चेंज कर सकते हैं। अब मकसद ये बताने का आपको ये नहीं है कि आपने चेंज करना है। मे बी हैकर कहीं पे जाके या कहीं जाते साथ अपना सर्टिफिकेट यहाँ ट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स में इंस्टॉल करता हो, ठीक है। और इस चीज को देखने के लिए एमएमसी भी एक बहुत अच्छी जगह है, कंसोल है, मैनेजमेंट कंसोल जिसे हम कहते हैं। और ये यहाँ पे ऐड एंड रिमूव स्नैप इन के अंदर जाके अगर आप सर्टिफिकेट्स को ऐड कर दें, ठीक है, कंप्यूटर अकाउंट के जितने सर्टिफिकेट्स हैं लोकल कंप्यूटर फिनिश कर दें और ओके कर दें, ये सर्टिफिकेट आ गए। पर्सनल ट्रस्टेड, एंटरप्राइज ट्रस्टेड, पब्लिशर्स, अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट्स हैं सारे के सारे, ठीक है। ये वही है जो आपको मैंने वहां दिखाए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और पर्सनल सर्टिफिकेट्स भी दिखा सकते हैं, ठीक है। 12, ये थोड़ा सा बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टॉपिक हो गया, ठीक है। वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर, देखते हैं वहां पे क्या रहता है, ठीक है। तो ये हो गया जी HTTP HTTPS किस्म की इंक्रिप्शन। ये भी सारी की सारी इंक्रिप्शन जो सी है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके बगैर इसके ऊपर हम अपनी बहुत प्राइवेट इंफॉर्मेशन भेज रहे होते हैं। अच्छा, और इसके अंदर अब एक दो तरीकेकार ऐसे भी हैं कि अगर आप अपने किसी कंप्यूटर के ऊपर से TLS की जितनी ट्रैफिक है उसको डिक्रिप्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास एक एक्सेस है मेरे कंप्यूटर की और मैं उस पर TLS की तमाम ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करके देखना चाहता हूँ वायर शार्क के अंदर, तो देयर इज अ वे अराउंड इट, ठीक है। इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन, मगर हो सकता है, ठीक है। उसके लिए मैं फिर किसी दिन आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी अभी का टॉपिक नहीं है। अच्छा, मुराई मिराई, डिफरेंट कंट्री के लोग उससे डिफरेंट तरीके से डिस्कस करते हैं। लास्ट ईयर मुराई जो सा है एक मेलवेयर आया था जो CCTVs को जो सा है वो हैक करता था और उन CCTV से उसने बॉटनेट आर्मी बना ली थी। और बॉटनेट इतनी बड़ी आर्मी थी कि उसने कुछ जगहों पे जो सा है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किया था जो 620 GB के करीब किया था, ठीक है। तो उनके जो बॉटनेट्स थे वो इस तरह के IP एड्रेसेस पे कनेक्ट हो रहे थे, यानी ये इनके कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स थे, मगर वो बड़ी स्पीड से कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स को चेंज कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि एक दिन मैं अपने ऑफिस में आया और मैंने देखा यार मेरे जो फायरवॉल की लॉग्स के अंदर ना बहुत सारे IP एड्रेसेस जो से पोर्ट 23 पे एक्सेस कर रहे हैं। पोर्ट 23 यानी मेरे लिए एक यूनिक बात है, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पोर्ट 23 ओपन होनी नहीं चाहिए। आपको पता है टेलनेट की पोर्ट है। आपने कहा यार ये साली टेलनेट की पोर्ट क्या मसला है, इसका मसला क्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो जब मैंने वो ट्रैफिक देखनी शुरू की तो हमें पता चला मुराई बॉटनेट है। ये 2016 की बात है, 2016-17 मेरे ख्याल में इसी दौरान की बात है। मैंने अपने सिक्योरिटी एनालिस्ट को कहा, मैं कहा ये देखे पोर्ट 23 किया हो रही है। फिर उसने फाइंड आउट किया, हमने उसके पैकेट कैप्चर किए, हमने देखा यार ये बड़ी प्लेन टेक्स्ट किस्म की कम्युनिकेशन है और ये इस तरह के काम कर रहे हैं। फिर हमने कहा यार इसका सोर्स IP एड्रेस देखते हैं। हमने जब सोर्स IP एड्रेस देखा तो हमें मिला यार वो सोर्स IP एड्रेस तो किसी का CCTV कैमरा, और उसने मुझे यानी HTTP दे दिया। वहां पे मैंने रूट रूट एडमिन 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 पासवर्ड किया। जिस तरह मैंने एडमिन पासवर्ड किया वो लॉगिन हो गया, ठीक है। उधर से मुझे थोड़ा सा और अंदाजा हुआ यार ये एडमिन पासवर्ड क्या चीज है, ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा और डिग किया तो हमें जो सा है गिट हब सोर्स कोड मिल गया इस पूरे के पूरे बॉटनेट का। और उस बॉटनेट के अंदर ये जो सी है ये सारे पासवर्ड्स वो पासवर्ड जो सा है वो यूज करता था। और उसके जरिए उसने ये स्टैंडर्ड पासवर्ड लिस्ट, ये 20-22 पासवर्ड्स हैं, इनको यूज करते हुए दुनिया में पता नहीं 400,000 इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मोबाइल कैमरे को या कैमरे को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम देते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंप्रोमाइज कर ले।
और उसके जरिए फिर वो डिफरेंट किस्म के अटैक्स करता था। यानी ये उस कोड का एक स्निपेट है, ठीक है। स्ट्रेट अप यूडीपी फ्लड करेगा, सिंक फ्लड करेगा, एक्ट फ्लड करेगा, ठीक है, सिंक फ्लड विद ऑप्शंस। अब आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के शूज में है तो आपको पता है ये सिंक फ्लड के अंदर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। डीएनएस वाटर टॉर्चर, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, ठीक है। एक्ट फ्लड टू बाईपास मिटिगेटिंग डिवाइसेस, ठीक है। जीआरई आईपी फ्लड, जीआरई ईथरनेट फ्लड, प्रॉक्सी नॉकबैक, ठीक है। ये सारे काम वो कर सकता था। यानी अगर आपके घर में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ और उसमें आपने यूजर नेम पासवर्ड एडमिन एडमिन रखा हुआ था, तो उस बॉटनेट ने या उस स्कैनर ने आपको पहले आपके कैमरे को कंप्रोमाइज करना था, उसमें फिर ये बॉटनेट का कोड जो सा है अपलोड करना था, और उसके बाद वो उसकी बॉटनेट आर्मी का पार्ट बन जाता। फिर वो कहता रोज शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक इस आईपी एड्रेस urduitacademy.com को कंप्रोमाइज करो। और वो जो कैमरा जहां से अपनी ये ब्रेन या रिक्वेस्ट रिसीव करता था, वो ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब उसी की एग्जांपल पूरी नहीं हुई, तो ये मैंने स्प्लंक का जो सा है स्निपेट लिया हुआ है कि स्प्लंक के अंदर मैंने कहा कि मुझे वो तमाम दिखाओ जिनकी डेस्टिनेशन पोर्ट और पोर्ट नंबर 23 है, ठीक है। और ये जो सा है ये तमाम आईपी एड्रेसेस पे वो डिवाइसेस जा रही, ठीक है। हमने सेट ऑफ कैमरास लिए, उन्हें कंप्रोमाइज करवाया, कंप्रोमाइज करवाने के बाद ये एनालिसिस है, ये मैंने खुद नहीं किया, बहरहाल ये मैं कहीं और से लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको जो सा इंटरेस्टिंगली उस ये बीइंग अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये आपकी डे इन डे आउट लाइफ है, और ये लाइक एड्रेनलिन लेवल आपका बढ़ा देता है जब आप इस तरह की चीज को एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मुराई बॉटनेट का कोड मिल गया आपको, ठीक है। जब आप सिक्योरिटी लेवल 3 एनालिस्ट होंगे, फिर आपको मेलवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग, ये पूरे का पूरा कोड है गिटहब पे पड़ा हुआ, ठीक है। गिटहब एक रिपोजिटरी होती है जहां पे आप अपने कोड्स रखते हैं, ठीक है। बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सीसीएनए साइबर ऑप के मैं इसके बारे में डिस्कस करूँ। लीक्ड लिनक्स मुराई सोर्स कोड फॉर आईओटी डेवलपमेंट प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट, ये सारा कुछ है। डिस्क्लेमर, एकेडमिक पर्पस के लिए, सॉफ्टवेयर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको यूज करें या ना करें। ये मुराई बॉटनेट का पूरा कोड है। तो मुझे जब ये बोट नजर आया तो मैं इंटरेस्टेड था, मैंने कहा यार ये चेक करो इसके पासवर्ड कहाँ पे है। तो मुराई बॉट और स्कैनर डॉट सी के अंदर ये पड़े हुए हैं, ठीक है। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने थोड़ा सा टाइम लगाया। मिराई बोट और स्कैनर, स्कैनर डॉट सी, ये आपका स्कैनर कोड है, ठीक है। ये इसमें पूरी अपनी लाइब्रेरीज वगैरह कॉल कर रहा है, जो भी स्टोरी कर रहा है, ये देखें, ये उसके कोड है। सेटअप पासवर्ड, ठीक है। रूट 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 रूट, ये कितने हैं इसने 20, ये काफी बड़ी लिस्ट होगी मदरफकर, ठीक है। एनीवे, तो ये इंटरेस्टिंग लिस्ट होती है। तो बीइंग अ सिक्योरिटी एनालिस्ट आप इस तमाम तरह की चीज़ों को आप एनालाइज करते हो। इसी तरह आपके पास अगर आप लेवल 3 इंजीनियर हो गए तो आप वर्कआउट करने की कोशिश करोगे यार ये अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे बात करने के लिए किस तरह काम करता है, किस तरह वर्कआउट करता है। आप कोड को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपके हाथ कोड आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये देखो, आईपी, ठीक है, अटेम्प्ट टू ब्रूट फोर्स एंड ब्रूट फाइंड द आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेसेस और ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं इसने %d कहीं पे। तो अगर आप इस पूरे कोड को आप अपने नोटपैड प्लस प्लस के अंदर अगर आप इसको लोड कर लें, तो आप किसी भी वर्ड को जो सा डबल क्लिक करते हैं तो वो वर्ड आपको पूरे कोड में जहां जहां भी नजर आता है वो आ जाता है। ये अब्दुल्ला कोई फिश टैंक ड्रॉ कर रहा था, तो ये मैंने उसका कोड उठाया हुआ है, ठीक है। बॉडी कलर, ये बॉडी कलर यहाँ यहाँ डिक्लेयर हुआ हुआ है। तो इस तरह बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं जिसके जरिए आप इस तरह के एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये यानी बीइंग अ सॉक 1 एनालिस्ट आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आप यूं के काम करें, मगर जस्ट टू गिव यू एन एक्स्ट्रा इनसाइट इनटू द थिंग्स, ठीक है। तो ये आपको आज मैंने मिराई बॉटनेट का जो सा है लाइक बड़ी डिटेल्ड व्यू दे दी है आपको, ठीक है। आपके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, आप एनालाइज करते हैं किस किस्म की ट्रैफिक कहाँ कहाँ लेके जा रहा है। मे बी मोस्ट प्रोबेबली ये सारे के सारे आईपी एड्रेसेस प्रॉब्ली कैमरे कैमरे हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए वन वन थॉट कि आप अपने लोगों को, अपनी फैमिली को, जितने भी लोग हैं उन लोगों को, मैंने पाकिस्तान में और मेरे एक दोस्त इंडिया में, उनसे भी मेरी ये डिस्कशन हो रही थी। तो वो कहते हैं आप लोगों को क्या होना शुरू हो गया कि अपने लिविंग रूम के अंदर कैमरे लगाते हैं। गाइस प्लीज डोंट डू इट, ठीक है। आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, आपकी फैमिली के अंदर कोई भी बंदा है, ठीक है, उसने अगर अपने घर के अंदर किसी ऐसी जगह जहां फैमिली अपना प्राइवेट टाइम गुजारती है, नेवर नेवर पुट एनी कैमरा अराउंड इट, ठीक है। जितने कैमरे आपके मॉनिटर्स के ऊपर हैं, जितने आपके टीवी के ऊपर हैं, जिनके बच्चे एक्सबॉक्स खेलते हैं और उनके पास कनेक्ट है, ठीक है, प्लीज ट्राई टू कवर द कैमरा इफ दे आर नॉट इन यूज, ठीक है। बहुत सारे लोग इस कैमरे के सामने बैठे होते हैं, कुछ फैमिली डिस्कशन होती हैं या कुछ ऐसी चीजें होती है, यू डोंट वांट देम टू बी लीक्ड आउट, ठीक है। यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, ठीक है। क्रिप्टोग्राफिक ओवरव्यू,
टेक्निक, क्रिप्टोग्राफी क्या है? टेक्निक दैट इज यूज्ड फॉर द प्राइवेसी, प्राइवेसी के लिए, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, यूज बाय द साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हमेशा यूज करते हैं, यूज बाय द हैकर, हैकर यूज करते हैं अपने कमांड एंड कंट्रोल ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करने के लिए, अपना लोड अपलोड करने के लिए, अपनी कोई इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक सिक्योरिटी प्रोसेस इंसिडेंट रिस्पांस हम रिस्पांस कर रहे थे, और हमने देखा कि जो हैकर है वो एक फाइल डाउनलोड करता है अपने पास, ठीक है, और वो फाइल जो सी है वो जिप फॉर्मेट के अंदर है, वो इनक्रिप्टेड है, ठीक है। तो होता क्या था, जब एंटीवायरस उस फाइल को स्कैन करने की कोशिश करता था, एंटीवायरस कैन नॉट स्कैन द फाइल, और वो बाईपास हो जाता था। और उतनी देर में जब वो डाउनलोड हो चुकी होती थी, हैकर उसको एंटीवायरस को किसी तरह शट डाउन कर देता था। ये जाहिर है उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है उसके ऊपर, तो वो एंटीवायरस के इंजन को किसी तरह करप्ट भी कर सकता है, शट डाउन भी कर सकता है। देयर आर लॉट ऑफ वेज अराउंड इट। उसके बाद वो फाइल को डिक्रिप्ट करता था। तो हमारे हाथ वो जो एज एन आर्टिफैक्ट इसे कहते हैं, हाथ लग गया। तो हमने जब उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश की, तो बजाय इसके कि हम उसे ब्रूट फोर्स करते, एक बंदे ने जो सा 1 2 3 4 5 6 एंटर किया तो वो खुल गई कोड लिस्ट। तो वो सिर्फ स्टैंडर्ड पासवर्ड यूज कर रहा था, मगर वो सिर्फ एंटीवायरस को बाईपास करने के लिए, ठीक है। तो हैकर यूज दिस टाइप ऑफ एन्क्रिप्शन, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी के एलिमेंट्स क्या हैं? Elements of cryptography: confidentiality, only authorized person can do it. Integrity, traffic across the network is unchanged, ठीक है। ये क्रिप्टोग्राफी नहीं है, ये हैशिंग की कैटेगरी में आ जाता है। हमारा क्रिप्टोग्राफी बिगर टॉपिक के अंदर आता है, ठीक है। और ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, हु यू से यू आर, डिजिटल सिग्नेचर के तौर पे यूज हो सकता है। इसके पास मेरे पास एक स्टोरी है। नॉन रेपुडिएशन के ओरिजिनल सोर्स से आई है, और अगर किसी ने भेजी तो वो डिनाई ना कर सके कि यार मैंने नहीं भेजी, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर इसकी एक एग्जांपल है। क्रिप्ट एनालिसिस जो सी है, क्रिप्ट एनालिसिस क्या, कि जो लोग एनालाइज करते हैं इंक्रिप्शन को, कि यार ये इंक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग एनफ है या नहीं, ठीक है। इंक्रिप्शन की एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, आपने उसको एक्सऑर किया अपनी की के साथ, और आपके पास एक साइफर टेक्स्ट आ गया। स्टैंडर्ड चीज आप लोगों को समझ आनी चाहिए अगर आप सीसीएनए सिक्योरिटी पढ़ कर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इधर इधर फर्दर डिटेल में जाने से पहले, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ सीसीएनए सिक्योरिटी के लेक्चर नंबर 31, मेरे ख्याल में 32 भी है, ये पढ़ लें। आपको क्रिप्टोग्राफी की पूरी हिस्ट्री, सीजर साइफर, सब्स्टिट्यूशन साइफर, पॉली अल्फाबेटिकल साइफर, ट्रांसपोजिशन साइफर, वन टाइम पैड, ये सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। ये मॉडर्न एल्गोरिदम है वन टाइम पैड, कि जितना बड़ा पैकेट है, जितना बड़ा प्लेन टेक्स्ट है, उतनी बड़ी की यूज की जाए, ठीक हो गया। और उसके बाद CISSP में लेक्चर नंबर 19, 20, 21, 22 तक क्रिप्टोग्राफी पार्ट 1 2 3 4 पढ़ाया है। आई कैन नॉट टीच दैट लेवल ऑफ इंक्रिप्शन, ठीक है। उसमें इतनी डिटेल में चला गया हूं कि मैंने वो टेबल्स तक डिफाइन कर दिए हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये सारी चीजें जो से आप उन लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई टू इन्वेंट द व्हील। हैशिंग एल्गोरिदम, हमें पता है हैशिंग क्या है, कि अगर हमारे पास एक टेक्स्ट है और उसको हम एक एल्गोरिदम से गुजारते हैं, तो हमारे पास हैश टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। ये बहुत स्टैंडर्ड चीज़ है, मैं आपको दिखा दूंगा। ये मेरे ख्याल में माइक्रोसॉफ्ट में भी है, FCIV के नाम पे है, कि किसी फाइल की हैश वैल्यू निकालनी, ठीक है। अगर किसी टेक्स्ट की निकालनी, वो भी कोई मसला नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ठीक है। वो क्या होता है कि आपके पास एक ओरिजिनल टेक्स्ट है, आपने उसको हैश किया, ठीक है, उसका हैश निकल आया, ठीक है। अगर 10 GB की फाइल है, उसके हैश का साइज वही होगा। जिस तरह मैंने डॉग है, उसका भी हैश इतना है, और इतने बड़े वर्ड का भी हैश इतना ही है, ठीक है। हैश आया, हैश को मैंने अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया, वो मेरा डिजिटल सिग्नेचर बन गया। जब वो दूसरी जगह गया, तो मैंने उसकी पब्लिक की से उसे डिक्रिप्ट कर दिया। अब मैं एक जगह इंटरव्यू में बैठा हुआ था, और उन्होंने मेरे से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ी वीडियो फाइल है और आपने दूसरी जगह पहुंचानी है, तो आपके पास जब रिसीविंग साइड पे आप क्या करोगे कि आपको पता चल जाए कि यार ये जिस बंदे ने भेजी है वो मॉडिफाई नहीं हुई। मैंने कहा चेकसम कर लेंगे। कहता अगर किसी ने चेकसम चेंज कर दिया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैं कहा फिर डिजिटल प्राइवेट एंड कीज हो गई, मैं उसे मॉड शॉट कहता रहा। सॉरी, मैंने उसे टेक्निकल डिटेल एल्गोरिदम सारा डिफाइन कर दिया, मेरे जहन में डिजिटल सिग्नेचर वर्ड नहीं आया, ठीक है। तो उस इंटरव्यू की फीडबैक बहुत अच्छी नहीं थी। तो आपको आपको ये जो वर्ड है ये समझ आना चाहिए। जैसे कोई डिजिटल सिग्नेचर की बात करो, तो इसका मतलब है कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं किसी बंदे को, कि हाँ भाई ये बंदा ये वही है जो वो क्लेम कर रहा है, ठीक है ना। तो उसने डिजिटल सिग्नेचर करके अगर वहां से फाइल चले और यहाँ पे मेरे पास आए, मैं पब्लिक की से उसकी फाइल को खोल के उसकी हैश वैल्यू फाउंड कर लूँ, तो डाटा इंटेग्रिटी वेरीफाई होगी ना, कि रास्ते में किसी ने डाटा को छेड़ा ही नहीं है। तो ये इंटेग्रिटी के लिए यूज होता है। बहरहाल ये सारी चीजें मैंने जो सा ये बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये इन तमाम लेक्चर्स के अंदर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है। हाँ, इंक्रिप्शन वर्क, आपके पास पैकेट होता है, आप उसे एक की से इंक्रिप्ट करते हैं, दूसरी साइड पर जाते हैं डिक्रिप्ट करते हैं। उसमें सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर सेम की यूज होती है, सिमेट्रिक में डिफरेंट कीज यूज होती हैं। प्लेन टेक्स्ट के साथ की मिल जाती है तो वो साइफर टेक्स्ट बन जाता है, ठीक है। और की लेंथ इज अ मेन फैक्टर, कि अगर भी किसी भी इंक्रिप्शन को ब्रेक करने की अगर वैल्यू देखी जाए, तो हम की लेंथ का हिसाब लगाते हैं कि की लेंथ कितनी बड़ी है, ठीक है। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं की स्पेस,
ठीक है। 16 बिट की जो सी है वो आपको 65,536 कम्बिनेशन आपको ट्राई करने पड़ेंगे। अगर 56 बिट की है तो 7.2 इंटू 10 raised to power 16, अब AES 256 और की अब आप साइज का अंदाजा लगा लें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सा है क्रिप्ट एनालिसिस जो सा है वो के अंदर एक चीज आती है, ब्रूट फोर्स अटैक। एवरी एल्गोरिदम इज वल्नरेबल टू द अटैक। ठीक है, डेस और एईएस डिपेंडिंग अपॉन द की साइज। अगर आपने इंक्रिप्शन बहुत अच्छी की हुई है मगर की आपने एक ऐसी रखी हुई है जो प्लेन टेक्स्ट में टेक्स्ट फाइल में पड़ी हुई है और किसी के हाथ लगी तो बहुत बड़ा मसला है। तो की मैनेजमेंट सर्विसेज लाइक अमेजोन के अंदर एक सर्विसेज सेल होती है विच इज कॉल्ड KMS, की मैनेजमेंट सर्विस, और बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं। लाइक हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर एच एम एस यूज होता है। ठीक है, जिसके अंदर कीज पड़ी होती है, वो एक डेडिकेटेड मशीन होती है। अच्छा, अब क्रिप्ट एनालिसिस के अंदर एक टाइप ऑफ अटैक्स या क्रिप्टोग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए अटैक होते हैं, इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक। ठीक है, कि आपके पास मल्टीपल साइफर टेक्स्ट हैं और आपने की फिगर आउट करनी है। ठीक है, इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड नहीं है, नॉन प्लेन टेक्स्ट। आपको साइफर टेक्स्ट का भी पता है कि हेलो है और ये हेलो की इंक्रिप्शन है, अब आपने इसको अटैक करना है। ठीक है, chosen plain text कि know that data is getting encrypted, then you choose what text to encrypt, कि आप फिर थोड़ा मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। और chosen cipher text access to the decrypted plan, decrypted data and a plain data both। ठीक है, तो ये भी टाइप ऑफ अटैक्स हैं जो हमने क्रिप्ट एनालिसिस के लिए यूज किए हैं। मोस्टली ये आप आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती बीइंग अ सॉक एनालिस्ट, मगर फिर भी इट्स गुड टू नो। बर्थडे अटैक एक पैराडॉक्स है। ठीक है, एक हवा जिसे हम कहते हैं, एक थ्योरी है कि अगर 23 लोगों को एक कमरे में इकट्ठा कर दिया जाए तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि दो बंदे जो से हैं उनकी बर्थडे सेम होगी। इसकी वजह क्या है कि इट्स अ वे ऑफ ब्रूट फोर्सिंग। ठीक है ना, कि भाई अगर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और मैंने वो डॉक्यूमेंट जो सा है एक बंदे को भेज दिया और उसकी हैश वैल्यू उसके नीचे लगा दी तो, और साइन कर दिया, अब वो बंदा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दे जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो मगर उसकी हैश वैल्यू सिमिलर हो, दैट इज कॉल्ड कोलिजन इन हैशिंग। ठीक है, कोलिजन, सी ठीक है, कोलिजन इन हैशिंग। तो इस चीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए बर्थडे अटैक की एग्जांपल दी जाती है। ठीक है, वेब सर्वर यूजिंग अ TLS3 decipher, this is your customer attacker sniff a customer data, send a bogus data to the server until it matches a key is found। ठीक है, मैचिंग की मिल जाए उसे, ये सॉर्ट ऑफ बर्थडे अटैक की थ्योरी है। ये निस्ट का अगेन ये निस्ट का एक डिटेल डॉक्यूमेंट है। अगेन जो CVE कोड नंबर मिल गया तो इससे पता चल रहा है ये 2016 की वल्नरेबिलिटी है जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डालूं तो ये उस बर्थडे अटैक के बारे में है। ठीक है, CVE 2016 डिटेल। ठीक है, इज बीइंग एनालाइज्ड। अच्छा, डेस एंड ट्रिपल डेस uses TLS, SSH and IPsec protocol, have a birthday bond approximately for billion blocks। ठीक है, कि 4 बिलियन ब्लॉक्स के बाद कोई बर्थडे अटैक पॉसिबिलिटी या कोलिजन हो सकती है उसके साथ। मगर इसको इन्होंने जो सा है बहुत क्रिटिकल नहीं दिया। CVSS के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस वजह से किस तरह एनालाइज किया जाता है। बहरहाल इनके नज़दीक ये अटैक जो सा है क्रिटिकल अटैक नहीं है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन जो इंक्रिप्शन सेशन है कि जो एक ऐसा सेशन है जिसकी की जो है हम 5 साल बाद चेंज करते हैं। ठीक है, री कीइंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है आजकल कि आप अपनी की जो है 4 या 6 महीने के बाद चेंज कर दें। जिस तरह अब आपके पास साइड टू साइड VPN टनल बनी होती है, CCNA सिक्योरिटी से अगर आप आ रहे हैं तो आपको पता है उस टनल के अंदर हर 8 घंटे के बाद की चेंज होता है। वो री कीइंग इंटरवल उसे हम कहते हैं, या अगर हम कहते हैं 1 GB से ज्यादा डाटा हो गया तो इसको चेंज कर दें। तो लेट्स गो बैक। अच्छा, ये इससे अगली जो स्लाइड है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पीछे। तो ये एसिमेट्रिक एल्गोरिदम जहां हमने मेंशन किया है कि डिफरेंट कीज यूज होती हैं तो उसका मैथमेटिकल स्टफ जो सा मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आई एम गोइंग टू बाईपास दिस वन। तो इसके अंदर कुछ इतना खास नहीं है, सिर्फ मैंने ये बताया कि एलएस और बॉब ने जब दोनों ने एक दूसरे से बात करनी थी तो उन्होंने दोनों ने एक एक रैंडम जो सा है प्राइम नंबर बनाया। ठीक है, और उसको एक दूसरे के साथ शेयर किया और उसके बाद उन्होंने नंबर शेयर किया 7 और 8 या 8 और 12 जो भी नंबर उन्होंने शेयर करना था। और उसके बाद जो उन्होंने मिल के एक नंबर ड्राइव किया वो नंबर 16 था जो आज तक नेटवर्क पे कभी भी नहीं गया और वो हमारा शेयर्ड सीक्रेट की है। और इसकी की बेस पे मैं जो सा इतनी देर तक अपनी कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। अच्छा, फॉर द एग्जाम पर्पज आपको ये डिफी हेलमन के ग्रुप के ये जो की साइजेस हैं ये सारे याद होने चाहिए। ठीक है, नॉर्मली इट इज रिकमेंडेड कि डिफी हेलमन ग्रुप 5 पहले रिकमेंड करते थे 2016 तक, अब डिफी हेलमन ग्रुप 4 करते हैं। इसका की साइज 2048 है। अब इसको इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर डाल लें कि 56 बिट की साइज
साइज क्या है और इस की का साइज क्या है और इससे कितने वेरिएबल कम्बिनेशन बनेंगे और उसको ब्रेक करने में यानी ब्रूट फोर्स करने में कितनी देर लगेगी, ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू डू द ब्रूट फोर्सिंग। अच्छा, पीकीआई, ठीक है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, सर्टिफिकेट अथॉरिटी जिसके डिजिटल सर्टिफिकेट्स के बारे में हमने बात की है, और एसएसएल कनेक्शन टू द सर्वर के, जब हमारा कंप्यूटर जो सा है किसी सर्वर के साथ एसएसएल कनेक्शन बनाता है तो कैसे बनाता है, ठीक है, कि सर्वर के साथ कनेक्ट करता है, उसे उसके सर्वर का सर्टिफिकेट लेता है, फिर उसकी पब्लिक की जनरेट करता है और उसके बाद अपनी पब्लिक प्राइवेट की से उसको की भेज देता है, वो फिर इनक्रिप्ट करके उसको कम्युनिकेशन देता है। ये मैंने सीसीएनए सिक्योरिटी के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद की मैनेजमेंट है कि इफ माय की साइज इज 2 रेज टू पावर 16, तो इतनी मेरी की स्पेस है पॉसिबल कीज, और दिस की इज ओनली 16 बिट। ये जो बात मैं अभी पहले कर चुका हूँ, ठीक है। एनएसए ने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है विच इज कॉल्ड RFC 6379। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इसको क्विकली गो थ्रू कर लीजिएगा कि कौन कौन से सिग्नेचर्स या कौन कौन से इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लेटेस्ट हैं और कौन कौन से यूज करने चाहिए, ठीक है। इट इज अ रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न थ्रेट्स के, भाई वो देखते हैं, एनालाइज करते हैं कौन से मॉडर्न थ्रेट्स हैं और हमने इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सेव करना है अगेंस्ट दीज टाइप ऑफ थ्रेट्स। उसके बाद आ जाती है लैब, ठीक है। अब लैब के अंदर ना एक तो चीज ये है कि मैंने ना ये तमाम कमांड्स पहले से लिख के रख ली हैं और मैंने कुछ फाइलें शाइलें भी बना ली। FCIV MD5 हैश कैलकुलेट करने के लिए कि इस फाइल का या इस फाइल का MD5 हैश कितना है, ठीक है। तो लेट मी ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट, क्विक लैब्स कराऊंगा। ये मेरे ख्याल में सिस्को ने रिकमेंड नहीं की हुई, मगर मेरे नज़दीक ये 3-4 पॉइंट्स थे और लाजमी नहीं है ये काम सारे आप इसी तरह कर सकें, दे आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट वेज, ठीक है। सो cd स्पेस FCIV, ठीक है। ये FCIV को गूगल करेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट सिस इंटरनल का टूल है। तो अगर मैं कहूँ FCIV, ठीक है, और -MD5 और फाइल पड़ी हुई है test.txt, ठीक है। ये इसका MD5 हैश उसने ला के दे दिया, ये आपका हैशिंग हुई हुई है, ठीक है, ये हैश वैल्यू है इसकी। अगर मैं इसको कहता हूँ MD5 के साथ -SHA1 भी दे दे मुझे, तो ये देखो ये SHA1 इसने कैलकुलेट करके दे दिया, ये MD5 करके दे दिया, ठीक है। अगर आप खाली SHA1 चाहते हैं तो SHA1 दे देगा, और अगर आपको इस फाइल के क्वेश्चन मार्क करेंगे तो ये बता देगा कि इसके पास कौन कौन से SHA1 है, MD5 ही है, बस ये दो काम करता है ये। अच्छा, ये हो गया लाइक आपको आपको बताने के लिए किसी फाइल का हैश वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर किसी टेक्स्ट की करनी है तो MD5 हैश किलर मल्टीपल वेबसाइट्स हैं आपके पास, ठीक है। इसी तरह एक टूल है जो कहलाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है कि अगर आपके पास कोई मेलवेयर आ गया और आपने देखना यार इसके अंदर कोई एस्की करेक्टर्स या कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिसको मैं देख के कोई अंदाजा लगा सकूं, तो वो ये काम करता है। स्ट्रिंग की एक एक्जी डाउनलोड कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सिज इंटरनल का टूल है। एक सेकंड में जरा आपको पहले सिज इंटरनल की वेबसाइट पे ले जाओ, ठीक है। ये सिज इंटरनल के बहुत सारे टूल्स हैं, मैं सजेस्ट करता हूँ बीइंग अ सिक्योरिटी एनालिस्ट आपको इन तमाम टूल्स का पता होना चाहिए। ये अगर आपके तमाम टूल आपने समझ लिए तो मैं आपको कहता हूँ कि आप लेवल 2 एनालिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। आई विश कि मेरे पास कभी इतना टाइम हो कि मैं जो सा हूँ ये तमाम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकूँ। हर एक टूल की अपनी अपना कमाल है, ठीक है। मैंने ये टूल 2 मिनट पहले खोल के देखे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे अंदाजा था हम स्ट्रिंग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल string.exe क्वेश्चन मार्क करूंगा तो ये मुझे स्लैश क्वेश्चन मार्क होगा कि ये मुझे बताएगा कि क्या क्या सर्च करना है। मैं कहता हूँ कि मुझे जो सा है -N20 करता हूँ, ठीक है। कि वो तमाम लफ्ज दिखा दे जो 20 करेक्टर के हों, ठीक है, -A minor.exe में से। तो ये उसने तमाम minor.exe में से डाटा निकाल के दे दिया। ये मेरे पास कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल थी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अक्सर मेलवेयर अगर आपके पास है या लाइक क्रिप्टो लॉकर था एक दिन, तो हम उसको एनालाइज करते, उसमें स्ट्रिंग थी और स्ट्रिंग में हमारे पास जो वॉलेट का एड्रेस निकल आया, ठीक है, उसने वॉलेट दिया हुआ था। जब आपकी ड्राइव रैंसमवेयर से इनक्रिप्ट हो जाती है, आपके पास वॉलेट का एड्रेस आ जाता है कि इस वॉलेट में पैसे भेजो, तो हम ये करेंगे। तो हमने उस वॉलेट को, जब हमारे पास एक थ्रेड डेटाबेस थी, वहां से एनालाइज किया तो हमें पता चल गया ये रैंसमवेयर कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने 20 करेक्टर की जगह अगर 10 करेक्टर करने हैं तो ये ज्यादा डाटा आपको दे देगा, क्योंकि ये सारे टेक्स्ट हैं आपके पास और इनमें से कोई टेक्स्ट आपको शायद आइडिया दे ये क्या चीज है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह दो फाइल्स को कंपेयर करने के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस यूज करें, ठीक है। नोटपैड प्लस प्लस के अंदर जाके प्लगइन मैनेजर में जाके कंपैरिजन मैनेजर निकालना पड़ेगा, मगर अनफॉर्चुनेटली ये 64 बिट है, इसके अंदर आ नहीं रहा प्लगइन मैनेजर, ठीक है। वो मेरे ख्याल में 32 बिट के साथ है। तो आप लोग, बहुत सारे लोग जो से नोटपैड प्लस प्लस को यूज करते हैं। इट्स अ ब्रिलियंट टूल टू डू कंपैरिजन ऑफ टू फाइल्स, कि आपके पास दो फाइल्स हैं तो आपने उनको कंपैरिजन करना है, ठीक है। क्यों करना है? बहुत सारी रीजंस हैं, ये सिर्फ आपको फ्लुएंट करने के लिए आपको टूल्स का पता हो, ठीक है। इसी तरह ये जो सा एफ सी एक टूल है,
ये माइक्रोसॉफ्ट का मेरे ख्याल में बिल्ट इन है एफ सी, एफ सी स्पेस टेस्ट डॉट टी एक्स टी स्पेस टेस्ट वन डॉट टी एक्स टी। ठीक है, और जिस तरह ये रन करेंगे, डी आई आर टेस्ट एंड टेस्ट वन डॉट टी एक्स टेस्ट, गलती कर रहा था मैं, टी एस टी और टेस्ट वन डॉट टी। ये देखें, इसने आपको आउटपुट दे दी कि टेस्ट वन फाइल के अंदर ये टेस्ट वर्ड्स है और टेस्ट टू के अंदर, यानी ये कंपैरिजन उसने करके दे दिया है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करके दे दी। तो ये कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है, मगर मैंने जिस तरह बताया कि नोटपैड और नोटपैड प्लस 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 वुड बी बेटर टूल टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, मैं इससे नहीं करूंगा। अक्सर आपने कभी अगर आप नेटवर्किंग बैकग्राउंड से आए हैं तो अगर आपने दो राउटर्स या दो स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करनी होती है तो आप साथ साथ रख के देख रहे होते हैं। नोटपैड प्लस प्लस के अंदर अगर आपके पास कंपैरिजन के टूल है प्लगइन मैनेजर के जरिए, तो आप ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक टूल है ओपन एस एस एल। ओपन एस एस एल जो सा है, ये विंडोज़ के अंदर भी इंस्टॉल हो सकता है, मगर मैंने कोशिश की थी कि काली में ट्राई करके दिखा दूं। एक सेकंड, मुझे काली स्टार्ट कर लेने दें। तो काली के अंदर जब हमने मैं ये बिल्ट इन टूल आता है ओपन एस एस एल, इट्स बेटर टू यूज इट देयर। हालांकि मैं लिनक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे तो फाइल खोल के मुझे सेव भी नहीं करनी आती। तो ओपन एसएसएल एक ऐसा टूल है जो आपको इंक्रिप्शन करके दे देता है। ठीक है, आप फाइल को इंक्रिप्ट कर सकते हो, आप फाइल को डिक्रिप्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारे काम है। मगर उसके जगह आप जो सा है ट्रू क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। मैं ट्रू क्रिप्ट में रिसेंटली वल्नरेबिलिटी आई थी। ठीक है, ट्रू क्रिप्ट जब ये एनएसए के डॉक्यूमेंट हैक हुए थे तो उन दिनों आई थी। तो ट्रू क्रिप्ट, वो भी टूल इंस्टॉल कर सकते हो। ट्रू क्रिप्ट के बदले में अब एक आई है वेरा क्रिप्ट। ठीक है, और भी बहुत सारे टूल होंगे, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अब अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे टूल मिल जाएंगे जो इंक्रिप्शन का काम करते हैं। लाइक ड्रॉप बॉक्स के ऊपर अगर मेरे पास कोई फाइल्स पड़ी हुई तो मैंने उनको इंक्रिप्ट करके रखा हुआ है, उसको इंक्रिप्शन के लिए मैंने बॉक्स क्रिप्टो यूज किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह आप ट्रू क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, विनरार यूज कर सकते हैं इंक्रिप्शन के लिए। ठीक है, वो फाइल पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाती है। अब मुझे नहीं पता उसकी प्रोटेक्शन कितनी अच्छी है। ठीक है, डोंट डोंट ब्लेम मी कि किसी ने कंप्रोमाइज कर लिया। अच्छा, अब अगर मेरे पास ये यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फाइल बना लूँ। ठीक है, लेट्स क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, pwd करते हैं तो वर्किंग डायरेक्टरी का पता चलता है, ls करते हैं तो लिस्ट दिखा देता है। ठीक है, cd फॉरवर्ड स्लैश रूट फॉरवर्ड स्लैश डेस्कटॉप। ठीक है, और यहाँ पे vi टेस्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, टेस्टिंग 1 2 3 और स्केप कॉलन w आई थिंक। ठीक है, ये टेस्ट फाइल बन गई देखे मेरी। ठीक है, मैं इसको जरा बंद कर दूं तो ये मेरे पास टेस्ट डॉट टी एक्स टी फाइल बन गई। ठीक है, इसका test1 2 3 पासवर्ड है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मुझे जरा ये कमांड भी देख लेने दे साथ। अब मैंने ओपन एस एस एल के जरिए इसको वो करना है, इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना है। ठीक है, तो ओपन एस एस एल, ओपन एस एस एल हाइफन हेल्प करेंगे तो ये आपको मेरे ख्याल में ये हेल्प करेंगे। ये आपको ये सारे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम दिखा रहा है कि ये किस किस तरह काम करता है। ठीक है, ये इसकी सारी स्टोरी है। ठीक है, आई एम नॉट अ लिनक्स एक्सपर्ट सो आई कांट टेल यू ऑल ऑफ इट। ठीक है, तो एक सेकेंड, मैंने ये कमांड इसलिए लिखी हुई थी कि मुझे, ठीक है। अब मेरे पास जो सा टेस्ट डॉट टी एक्स टी फाइल है, तो मैंने क्या किया, ओपन ओपन एस एस एल। ठीक है, और क्या करते हैं, AES से इनक्रिप्ट कर देते हैं इसे, AES -128 -CBC। ठीक है, हाइफन CBC और हाइफन इन। तो फाइल कौन सी लेनी है, टेस्ट 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 है ना, टेस्ट डॉट टी एक्स टी। और आउटपुट में क्या देना है, आउटपुट में देना है ENCRCRYPT इनक्रिप्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, टेस्ट डॉट टी एक्स टी ls cd space फॉरवर्ड स्लैश रूट फॉरवर्ड स्लैश डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ पे हमें ये कमांड चलानी थी मेरे ख्याल में। ठीक है, अब ये यहाँ पे पासवर्ड दे रहा है, मैं पासवर्ड देता हूँ काशिफ
पासवर्ड दे दिया काशिफ, और ये मेरे पास देखें इनक्रिप्टेड फाइल आ गई। ठीक है, इनक्रिप्टेड डॉट टी एक्स टी, वाला देख रहे हैं ये फाइल इनक्रिप्टेड आ गई आपकी। और ये इनक्रिप्ट किससे हुई है? ये इनक्रिप्ट हुई हुई है AES से। और इसकी की क्या है? इसकी की है वो पासवर्ड जो मैंने दिया। ठीक है, अब इसी को अगर मैंने डिक्रिप्ट करना है तो मैं, अव्वल तो मेरे पास ये टेस्ट फाइल होनी नहीं चाहिए, तो मैं टेस्ट फाइल को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, लेट्स सी, मैंने करके नहीं देखा। तो अब इसके लिए मुझे मेरे ख्याल में यहाँ हाइफन डी का स्विच है कहीं पे, हाइफन डी, और इनक्रिप्ट डॉट टी एक्स टी ले ले भाई, और मुझे आखिर में दे दे हाइफन आउट, हाइफन आउट प्लेन डॉट टी एक्स टी। ठीक है, और पासवर्ड क्या था मेरा, भूल गया मैं, काशिफ। ठीक है, और ये प्लेन डॉट टी एक्स टी आ गई मेरे पास। ओ भैया थम जा, प्लेन वाला। ठीक है, आपका डाटा इंटैक्ट है, बिल्कुल इंटैक्ट है, मैंने फाइल आपके सामने डिलीट की थी। तो ये एक ओपन एसएसएल से यूज, ओपन एसएसएल से और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं आप अपनी पब्लिक की भी बना सकते हैं, प्राइवेट की भी बना सकते हैं। अक्सर दफा क्या होता है कि लिनक्स का एडमिनिस्ट्रेटर आपको कहता है, जो बहुत सिक्योरिटी कॉन्शियस है, वो आप उसे कहते हैं यार मुझे इस लिनक्स के बॉक्स पे एक्सेस दे दो। ठीक है, और वो कहता है अच्छा मुझे अपनी पब्लिक और प्राइवेट की, अपनी पब्लिक की भेज दो। ठीक है, आप उसे अपनी पब्लिक की भेजते हैं और वो आपकी पब्लिक की को अटैच कर देता है एक यूजर नेम के साथ। और अब आपने लॉगिन करना है, और आपने लॉगिन कैसे करना है, अपनी प्राइवेट की को यूज करते हैं। आपको यूजर नेम वो भेज देगा, आपने यूजर नेम देना है और अपनी प्राइवेट की यूज करनी है और उसको कर देना। अब सवाल ये पैदा होता है आप ये कैसे करेंगे? ओपन एसएसएल से भी हो सकता है, मगर मेरे पास एक और जुगाड़ू काम है। ठीक है, उन लोगों के लिए जो बेचारे मेरी तरह विंडोज को जानते हैं अच्छी तरह। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं जो इसके पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, पावर ऑफ हो जा भाई। ठीक है, तो एक अगर आप पटी इंस्टॉल करें अपने पास, ठीक है, पटी एक एसएसएच का टूल है, तो उसके साथ एक टूल इंस्टॉल होता है पटी जेन के नाम पे, पटी जनरेशन। ठीक है, ये की जनरेटर होता है और ये आपको डिफरेंट किस्म की कीज ला के देता है। ठीक है, RSA, DSA, ECSA, एलिप्टिकल कर्व इंक्रिप्शन है, ये मुझे नहीं पता कौन सी है, SSH1 भी है, RSA 2048 बिट की, आप इसको यहाँ की साइज चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, 1024 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको जो सा 2048 ही रहने देता हूँ। ठीक है, वो बल्कि 4096 कर देता हूँ। ठीक है, कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ जनरेट अ पब्लिक एंड प्राइवेट की पेयर, और वो जनरेट करना शुरू कर देता है और कहता है टू प्रोड्यूस द रैंडमनेस, तू यहाँ पे ना अपनी माउस हिलाता जा। तो मैं यहाँ पे जो सा माउस ओवर अ ब्लैंक स्क्रीन हिलाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, ये ब्लैंक स्क्रीन माउस हिल रहा है, रैंडमनेस प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, कोई भी रैंडमनेस, ये जी मेरी पब्लिक की बन गई है। ठीक है, दिस इज अ पब्लिक की फॉर पेस्टिंग इनटू ओपन एसएसएल ऑथराइजेशन की फाइल। ठीक है, ये मेरी की फाइल बन गई। अब मसला ये है कि मेरे पास एक की है और एक प्राइवेट भी की है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट की को जो सा सेव करता हूँ एक पासवर्ड के साथ, जैसे मैंने कह दिया काशिफ। ठीक है, और इसको मैंने सेव किया पब्लिक की को, और मैंने यहाँ पे पब्लिक की कर दिया। ठीक है, ये मेरी पब्लिक की होगी। ठीक है, दिस लोकेटिंग अपडेट परमिशन डेस्कटॉप पे रख दे भाई तो। ठीक है, पब्लिक की, और यहीं पे प्राइवेट की भी सेव करता हूँ, मगर उसे प्राइवेट का नाम दे देता हूँ। ठीक है, जैसे, और ये मेरी कीज जो सी हैं सेव हो गई हैं। ठीक है, अगर मैंने डेस्कटॉप पे जाना हो, और ये यहाँ पे पब्लिक की पड़ी हुई है। ठीक है, और इसको मैं अल्लाह भला करे वर्ड पैड पे खोलता हूँ, तो ये वही की है जो मुझे मिली हुई है, ये मैं उसको भेज दूंगा। अगर इसको कोई हाथ भी लगा ले तो वो मेरी प्राइवेट की ड्राइव नहीं कर सकता। ठीक है ना, मगर जो मेरी प्राइवेट की है वो मेरी प्राइवेट है, और उसको मैंने पासवर्ड प्रोटेक्ट भी की हुई है। मगर उस प्राइवेट की का ये मतलब नहीं है कि मैं उसे खोल नहीं सकता। ठीक है, प्राइवेट की पे पासवर्ड लगा हुआ है, कोई भी पासवर्ड निकाल सकता है, मगर मैं ये प्राइवेट की कभी भी इंटरनेट पे किसी के पास नहीं भेजूंगा। ठीक है, ये मेरी प्राइवेट की होगी। सही हो गया। तो ये प्रोसीजर हो गया आपका पब्लिक एंड प्राइवेट की प्रोड्यूस करने का। गो के अभी आपको जरूरत नहीं है इन तमाम चीजों की, मगर मैंने कहा ये सारी चीजें डिस्कस कर ले। हमने MD5 हैश फाइल साइज निकालना देख लिया है, SHA कैलकुलेट करना देख लिया। उसकी वजह ये होती है, मसलन MD5 को कैलकुलेशन की क्या जरूरत है आपको, MD5 को कैलकुलेट करने की इसलिए जरूरत है आपको कि अगर आपके पास एक फाइल आई, ठीक है, आप सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, और आपको लगे यार ये फाइल जो सी है 2 नंबर है। ठीक है, हो सकती है, कोई शक नहीं है। आप क्या करेंगे, आपके पास मेलवेयर आया, ठीक है, ब्रांड न्यू मेलवेयर था आपके पास। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये जो हमने अभी कौन सी फाइल, ये देखेंगे, ये फाइल है आपके पास। ठीक है, ये कोई DLL फाइल थी, और आपने मालूम करना है यार ये डॉजी है या नहीं।
तरीकाकार नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, ये हर एनालिस्ट करता है। ठीक है ना, वायरस टोटल पे जाता है, वायरस टोटल पे जाके उस फाइल को या आप अपलोड कर सकते हो, मगर क्या पता ये आपकी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल फाइल हो, क्या पता ये एक ऐसी फाइल हो जो आप हैकर को बताना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर आपने अपलोड कर दिया, हैकर अपना सर्च करता रहता है हर वक्त अपनी फाइल को। ठीक है, हैकर हर वक्त सर्च करता रहता है उसकी फाइल वहां पे है या नहीं। अगर मैं हैकर हूं और मैंने ये अभी एक फाइल बनाई है जो मेलवेयर है, तबाही मचाने वाला, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा इस MD5 हैश को या SHA1 हैश को हमेशा सर्च करता रहूंगा। ठीक है, और जिस तरह ही मैं सर्च करूंगा ये वायरस टोटल कहेगा इसके पास आज तक ये फाइल नहीं आई। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये फाइल अभी तक मेरे पीसी से मूव ही नहीं हुई। जिस तरह ही मुझे ये फाइल नजर आएगी, इसका मतलब कोई किसी ने सर्च करना शुरू कर दिया इस फाइल को। इसलिए कभी भी हमेशा फाइल अपलोड करके ना देखिएगा वायरस टोटल पे, हमेशा उसका MD5 सर्च करें ताकि पता चल जाए कि यार ये SHA1 सर्च करें, ताकि आपको पता चल जाए ये फाइल ऑलरेडी किसी ने देखी हुई है या नहीं। क्योंकि अगर हैकर भी इस चीज को, इस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, हैकर को तो नहीं आप रोक सकते ये वायरस टोटल पे जाने से। ठीक है, मैंने अब ये फाइल जौन सी है, मैंने कहा यार पता है क्या, मैं ये फाइल चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, ये FCIV के फोल्डर में पड़ी हुई थी, सी ड्राइव पे मेरा FCIV का फोल्डर पड़ा हुआ है, और ये मेरी टेस्ट की फाइल थी जिसका मैंने वो किया था, टेस्ट की फाइल थी। ये मैंने जो टेस्ट की फाइल है ये अपलोड कर दी। अब जिस तरह मैंने अपलोड कर दी, ये स्कैन होगी, स्कैन होने के बाद एंटीवायरस वेरीफाई करेगा, तमाम दुनिया के एंटीवायरसेस वेरीफाई करेंगे कि हाँ यार ये फाइल क्लीन है। ठीक है, ये फाइल्स क्लीन होगी। अब थोड़ी देर के बाद अगर मैं इसका SHA1 या SHA2 जाके सर्च करने की कोशिश करूंगा, तो वो मुझे बताएगा यार ये फाइल ऑलरेडी एनालाइज्ड हुई हुई है। और अगर मैं हैकर हूंगा तो मुझे पता चले यार किसी को पता चल गया मेरी फाइल का, गो के कोई किसी एंटीवायरस ने नहीं पकड़ा, मगर वायरस टोटल अपनी डेटाबेस में दिखाना शुरू कर देगा कि हाँ भैया ये फाइल जो सी है एनालाइज हो चुकी है। ये देखें, अब मैं हैकर हूं, मैं जाके चेक करता हूँ क्या मेरी फाइल किसी ने देख ली। ओ अच्छा, ये फाइल अभी थोड़ी देर पहले किसी ने देखी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना कोड चेंज करूंगा इससे पहले किसी और एंटीवायरस को पता चल जाए। ये रियल टाइम प्रैक्टिकल एग्जांपल होगी आपके, 1 करोड़ रुपए की एग्जांपल है जनाब ये। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि अब मैं हैकर हूं, मैंने ये फाइल बनाई, एक बैंक को मैंने हैक करना था, उसके पास भेज दी, मगर 4 दिनों के बाद जब मैंने सर्च किया, मैंने कहा जरा इस फाइल का हैश वैल्यू चेक करता हूँ। ये मैंने SHA1 हैश सर्च किए, ठीक है, यही जो वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली थी। मुझे पता चला यार किसी ने लास्ट एनालाइज की है 16 फरवरी को 15 बज के 50 मिनट पे। ठीक है, 15 बज के 50 मिनट का मतलब है ये यूनिवर्सल टाइम क्लॉक के हिसाब से। अच्छा, इसका मतलब किसी को शक होना शुरू हो गया मेरी फाइल पे। ठीक है, इस तरह हैकर्स को पता चलता है। मगर अगर आपने सिर्फ वहीं पे जाके फाइल अपलोड ना की होती, आपने सिर्फ ये हैश फाइल सर्च की होती, तो आपको नहीं मिलनी थी, क्योंकि हमने पहली दफा सर्च फाइल की थी। अब तो हैश चेंज हो चुका है ना, अब तो ये हमने अपलोड कर दी है फाइल, तो ये हमेशा बताएगा कि इस फाइल का नाम था test.txt। अब इस फाइल को मैं कहीं भी दुनिया में भेजूंगा और किसी को शक हुआ, उसने सर्च करना, उसे पता चल जाएगा कि जी ये इस तारीख को जो सा है 16 फरवरी 2018 को 3 बज के 50 मिनट या 56 मिनट पे किसी ने पहली दफा सर्च की थी। ये फाइल यूनिक नहीं रही। अब मेरे ये जो मेरा ये हैक या मेलवेयर है, इसकी वैल्यू कम होगी मार्केट के अंदर। समझ आ गई आपको बात की? तो वापस चलते हैं। आज हमने हमने अमेजिंग चीजें जो सी देखी हैं, FCIV देखा, हमने माइनर स्ट्रिंग कैलकुलेशन देखा, ये नॉर्मली आप फोरेंसिक्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, FC देखा कंपेयर करने के लिए दो फाइलों को, हमने एक फाइल को इनक्रिप्ट भी किया AES के जरिए और हमने उसे डिक्रिप्ट भी किया। ठीक है, और की भी हमने कैलकुलेट की। ठीक है, तो ये तमाम चीजें कवर होगी। CCNA साइबर ऑप्स के, जिस तरह मैं बहुत दफा पहले भी कह चुका हूँ, क्विज इंजन पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। प्लीज कीप ट्राइंग। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।